Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the last part of our chapter, that is identification of the research problem. Ranjit Kumar, chapter number 4. हम बात करने जा रहे हैं जी स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम कि हमें किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हुए किन स्टेप्स के ऊपर आना पड़ता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च जो कि कंसिडर करने लाजम है किसी भी रिसर्चर के लिए वाइल सिलेक्टिंग अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पर अगर हम स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट क्रूशल पार्ट क्या बनता है, ठीक है, इस रिसर्च जर्नी का, कि हमारे पास जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं क्वालिटी एंड रेलिवेंस जो है उसकी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर। अगर हम उन स्टेप्स को, उन पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं जो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, तो आपकी जो तमाम जर्नी है वो आसान हो जाती है। सो इसी को हम देखते हैं एक डायग्राम की सूरत में कि आपकी रिसर्च की स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। दैट इज़ डायसेक्टिंग द सब्जेक्ट एरिया ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इनटू सब एरियाज। सो बेसिकली जो रिसर्चर अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है जी, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। अब ये क्या आ गया जी, यहाँ पर इसको हम ये देखें सेग्रीगेट करते हैं, यहाँ पे ये क्या है जी, डोमेस्टिक वायलेंस, ये उसका सब्जेक्ट एरिया है। डोमेस्टिक वायलेंस इज अ ब्रॉड एरिया। अगर इसकी डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर बात करते हैं तो ये देखते जाते हैं। प्रोफाइल ऑफ फैमिलीज इन विच डोमेस्टिक वायलेंस अकर्स, प्रोफाइल ऑफ द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोफाइल ऑफ द perpetrators, reasons for domestic violence, extent and types, वगैरह 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 वगैरह, एंड देन इनिशिएटिव। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक मेजर टॉपिक को लिया एंड देयर आर सो मच वेरियस सब टॉपिक्स। सो व्हाट इज द टॉपिक? दैट इज बेसिकली द एरिया अपॉन विच द रिसर्चर इज विलिंग टू गो फॉर देयर रिसर्च। सो ये एक अच्छा सवाल बनता है। अभी इसी एग्जाम्पल को हम यूज़ करेंगे अपने इस कॉन्सेप्ट को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दी है, इसी एग्जाम्पल से हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। पहली चीज़ जनाब, हमारे पास स्टेप 1 जिसको लेके हमने चलना है, दैट इज स्टेप 1, आइडेंटिफाई अ ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू यू। आप अपने आप से सवाल पूछें, ये टॉपिक जो है, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में जो पहला पॉइंट था दैट वाज ऑफ इंटरेस्ट। आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दैट विच इज लिटरली इंटरेस्टिंग फॉर यू इन दिस प्रोफेशन। ठीक है, आप अपने ओपिनियन को बेतवज्जो दें। आपके पास ये एक अच्छा मौका है कि आप कंसिडर कर सकें कि जिस फील्ड के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसको आप पसंद भी करते हैं या नहीं। सो आपको हेल्पफुल होगी ये चीज़ कि आप अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक को आइडेंटिफाई कर सकें। सो उसमें पहली चीज़ तो आ गई कि एक ब्रॉड फील्ड ऑफ एरिया को हमने लिया और फिर ये देखा कि क्या वो हमारे पसंद का है या नहीं है। सो इफ़ इट इज़ डिसाइडेड कि नहीं है, you will search for another area, and for another area until unless you find that topic upon which you are interested. Once ये आप कर चुके हैं, then you will move on towards the step number 2. What is step 2? Dissect the broad area into sub areas. ये देखें, इसी को एग्जाम्पल से थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं। ये मेजर एरिया था हमारा, ठीक है, ये वाला, और फिर हमने उसके क्या बना दिए, हमने सब एरियाज को डिज़ाइन कर दिए। सो ये जो हम अभी कह रहे हैं ना, डायसेक्ट द ब्रॉड एरिया इनटू सब एरियाज, दिस इज द सेम पॉइंट। हम फिगर से थोड़ा सा मैं हट के बात इसीलिए कर रहा हूँ कि बिकॉज हमने उसको पहले देख लिया है और ये एग्जांपल्स एरिया टू एरिया, फील्ड टू फील्ड वेरी करेंगी। सो हमने क्या किया, डायसेक्ट कर दिया ब्रॉड एरिया इनटू डिफरेंट सब एरियाज। तीसरा स्टेप, उन सब एरियाज को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या आ गया, सिलेक्ट व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्ट ऑफ यू। अब हमने देखें मैच किया है, ब्रिज किसको किया जी, इन दोनों को। हमने ब्रॉड एरिया लिया इंटरेस्ट के मुताबिक, उसको डायसेक्ट किया
उन डाइसेक्टेड एरियाज में से उसको लिया जो हमारे पहले पॉइंट यानी मोस्ट इंटरेस्ट वाला है, तो उसको हम पिक कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, देखें एक चीज़ है हमारे पास तरीक़ाकार के, हम चलें जी फ़र्ज़ करें अगर ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें से कोई सिलेक्ट करें। द बेस्ट थिंग इज़ नॉट टू सिलेक्ट। ये देखें जी, मैं इसको भी रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसको, ओहो, तो जो रिमेनिंग है वो क्या हो गया, वो सिलेक्ट हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस वाइल सिलेक्टिंग द टॉपिक जो कि आपके सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट के मुताबिक है, जिसको आप मैनेजेबल बना सकते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि दैट इज़ द रेज रिसर्च क्वेश्चन। चौथा आपका स्टेप क्या आ गया कि आप उन क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करें जिनके आंसर्स को आप तलाश करना चाहते हैं अपनी रिसर्च में। आपकी जो रिसर्च क्वेश्चन है उसकी आप क्या बना लेते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते हैं जिस एरिया में आप अपनी रिसर्च करने जा रहे हैं, एंड देन उन क्वेश्चंस को आप डूएबल बनाते हुए उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो हम करने जा रहे हैं ना कि जी रेज योर रिसर्च क्वेश्चंस, एट द एंड आपकी रिसर्च की इफेक्टिवनेस इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के ऊपर क्या होगी, मेजर होगी। इसी से रिलेट करता अगला पॉइंट आपका आ जाता है जो कि आपका स्टेप नंबर 5 बनता है, और दिस इज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारा पिछला पॉइंट था। जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उसको हमने डूएबल कॉन्टेक्स्ट में एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में लेकर आना होता है। जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये 2 हिस्सों में बन सकते हैं। यहाँ पे हम इसको बता देते हैं, इसको हम कहते हैं दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, और इसको हम क्या कह देते हैं जी, सब ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी। इनको फॉर्मुलेट करना आपके लिए ज़रूरी है। मेन ऑब्जेक्टिव्स एज अ होल आपकी रिसर्च से रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे फ़र्ज करते हैं ये हमारी एक रिसर्च है, ठीक है, जिसको हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा मॉडल हो गया। सो हमारा जो मेन रिसर्च प्रॉब्लम है वो इस मॉडल से रिलेट करती है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी एज अ होल, मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो इस पूरे मॉडल से रिलेट कर रहे हैं। हमारे सब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अब देखिएगा इसको बड़ी तवज्जो से। मैं आपके लिए कोई सादा सा कलर लेके करता हूँ। एक ऑब्जेक्टिव हमारा किसका बना, इस फिनोमिना को एक्सप्लोर करने का। दूसरा किसका बना, इसको एक्सप्लोर करने का। तीसरा किसके ऊपर बना, तीसरा किस पे बना जी, इसके ऊपर बना। सो ये देखें ना, अब ये जब हमने एज अ होल जिक्र किया इस पूरे मॉडल का, तो हमने किस पे बात की है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। और जब हमने सिंगुलर के ऊपर बात की है तो ये हमारे क्या हो गए, सब ऑब्जेक्टिव्स। सो दिस इज आ स्टेप नंबर 5। देन हमारे पास है जी स्टेप 6, असेस योर ऑब्जेक्टिव्स। अब आप ऑब्जेक्टिव्स को रीचेक कर लेते हैं कि क्या तमाम वो चीज़ें जो कि आप इस रिसर्च में फाइंड आउट करना चाहते हैं थ्रू योर रिसर्च एंडेवर, क्या वो तमाम चीज़ें आपने कंसिडर कर ली हैं, क्या उनको ऑब्जेक्टिव की सूरत में लिख लिया है। वो जो आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज थी, उन सब चीज़ों को, टाइम को, रिसोर्सेज को उन ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट बना लिया है। Once it's done, your step number 6 is complete, and then we are moving towards step number 7. Step 7 क्या है जी, डबल चेक। डबल चेक जितना भी काम आपने किया फ्रॉम स्टेप 1, इसको चेक कर लें, गो बैक। फाइनल कंसिडरेशन देने जा रहे हैं आप कि क्या वो एरिया, जो मेजर एरिया जिसको आपने लिया था, वो आपके इंटरेस्ट का था। आंसर कम्स यस, आगे चलते हैं। क्या वो एरिया की डायसेक्शन जो आपने की थी वो सही की थी, जिसको सिलेक्ट किया वो आपके इंटरेस्ट का है, आपने सवाल सारे बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव्स सारे बनाए हैं, रीअसेस किया है ऑब्जेक्टिव्स को। इफ़ ऑल इज गुड देन यू आर गुड। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। आपकी फर्दर रीडिंग के लिए देयर आर सर्टन जो हैं आपको नज़र आ रहे एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को आपने एक दफ़ा ज़रूर स्टडी कर लेना है
This is one example. This is another example. So this will also clarify the concepts of your steps in formulating a research problem. So अपने lecture को यहाँ पर ख़त्म करते हैं. So if you still have any questions or queries, you can ask in the comment section and we will definitely try to answer those questions. So for the moment, thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.